ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया या फिर फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनी क्या होता है, ये डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 42 में। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच, यहाँ पे दो पार्ट है, ए और बी, विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया either itself or through an agent or in a physical mode or in a electronic mode। और दूसरा पॉइंट है कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी मैनर। मतलब सबसे पहले कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होना चाहिए कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, और दूसरा है तो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है या फिर बिजनेस एक्टिविटी है। लॉ में लिखा हुआ है एंड, बट एक एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन है जिसमें एंड को और पढ़ा जाएगा, मतलब ईदर वन ऑफ दीज टू पॉइंट्स। ये तो होना ही है कि आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड हो, लेकिन या तो प्लेस ऑफ बिजनेस हो या तो बिजनेस एक्टिविटी हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो तो वह फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा। अच्छा, फॉरेन कंपनी एक कंपनी नहीं होता है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब से, लेकिन एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है सेक्शन 2 क्लॉज 11 के हिसाब से, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड होता है भले इंडिया के बाहर ही हो। अच्छा, इसका रजिस्ट्रार कौन होगा? इसका रजिस्ट्रार वही होगा जो न्यू दिल्ली का रजिस्ट्रार का जिसका जो रिजेक्शन होगा। अच्छा, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस अगर कहीं और पर है, बंगाल महाराष्ट्र कहीं भी है, तब भी उसका रजिस्ट्रार वही होगा, न्यू दिल्ली वाला आरओसी। अच्छा, उसका अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबको इंडिया में आके दिल्ली में बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, एक फॉरेन कंपनी है, एक कंपनी है जो बस इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन उसका सारा डायरेक्टर आया दिल्ली में बैठ के डिसीजन ले रहा है, तो फिर नहीं, या तो प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए या तो बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए। खाली डिसीजन लेने से वो नहीं बन जाएगा फॉरेन कंपनी। ठीक है, अगर कोई फॉरेन कंपनी, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई एक बंदा को इंडिया में बैठा रहा है टू फाइंड कस्टमर्स और उसको पावर दे रहा है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद देम, तब ये एक प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, तब इसको माना जाएगा हाँ ये फॉरेन कंपनी है। अच्छा, प्लेस ऑफ बिजनेस शैल इंक्लूड शेयर ट्रांसफर ऑफिस एंड शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। प्लेस ऑफ बिजनेस शैल इंक्लूड शेयर ट्रांसफर ऑफिस एंड शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अच्छा, अ पर्सन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी कैरीज ट्रेड और बिजनेस एज अ फॉरेन कंपनी, तब उस पर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा 210 के अंदर, जो 210 वाले इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए वो लायबल हो जाएगा। अच्छा, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो या तो इटसेल्फ या तो एजेंट या तो फिजिकल या तो ई मोड होगा। ई मोड का मतलब क्या होता है? ई मोड का मतलब वही होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि उसका मेन सर्वर इंडिया में हो। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट्स है, टी डी एस ओ सी पॉइंट्स है। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस, कि ट्रांजैक्शन या तो बी टू बी हो रहा हो या तो बी टू सी हो रहा हो, या तो डेटा ट्रांजैक्शन के लिए हो रहा हो, डेटा इंटरचेंज या फिर डेटा डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन के लिए हो रहा हो। ट्रांजैक्शंस बी टू सी वही उड़ान या फिर अमेजोन या फिर कोई और ऐसा, या फिर डेटा इंटरचेंज या डेटा सप्लाई, डिजिटल सप्लाई, नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स वो सब। फिर टू ऑफर टू एक्सेप्ट या इनवाइट या एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स या सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज इन इंडिया, या फॉर फॉरेन या फिर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। क्या क्या सर्विस, क्या क्या चीज़ के लिए? टू ऑफर, टू एक्सेप्ट इनवाइट या एक्सेप्ट डिपॉजिट। अच्छा, फिर ये सब, ये जो डी हो गया, टीडीएस का डी हो गया। फिर टीडीएस का एस से सर्विसेज, ये सारा सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज? फिनेंशियल सेटलमेंट्स, मतलब कोई गेटवे, रेजर पे, ये सब इंडिया का भले नहीं हो तब एग्जाम्पल है। या फिर कोई वेब बेस्ड मार्केट मतलब गूगल, या फिर कोई एडवाइजरी या ट्रांजैक्शन सर्विस, या फिर कोई डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सर्विस, या तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विस, ये पांचों सर्विस। ठीक है, टी डी एस ओ सी, ओ से ऑनलाइन सर्विस, क्या क्या ऑनलाइन सर्विस है? टेली मार्केट सर्विस, टेली कम्यूटिंग सर्विस, टेली मेडिसिन सर्विस, या एजुकेशनल या इंफॉर्मेशन रिसर्च सर्विस। और सी से कम्युनिकेशन, एनी अदर डेटा रिलेटेड कम्युनिकेशन विया ईमेल, सोशल मीडिया, मोबाइल, कोई भी डेटा का कम्युनिकेशन इधर से उधर हो रहा हो तो भी माना जाएगा। ये सारा चीज़ हो तो उसको ई मोड माना जाता है। फर्स्ट सेक्शन जो चैप्टर का है आफ्टर डेफिनेशन वो है 379, एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट टू फॉरेन कंपनीज। 379 में लिखा है कि 380 से लेके 393 तक जो भी सेक्शन है फॉरेन कंपनी को अप्लाई हो जाएगा, 380 से लेके 393 तक। अच्छा, इसके बीच में 387 टू 391 नहीं एप्लीकेबल है, वो ओमिट हो गया है, फिर उसका एक अलग सेक्शन बना दिया, वो अलग बात है। मतलब 380 टू 386 और फिर 392 टू 393, ये सब हो जाएगा एप्लीकेबल फॉरेन कंपनीज को। अच्छा, इसके बाद है
कि अगर कोई भी ऐसा फॉरेन कंपनी है, वो इस्टेब्लिश हो गया कि वो एक फॉरेन कंपनी है और उसका कोई 50% या उससे ज़्यादा मेजॉरिटी, मतलब नहीं मेजॉरिटी नहीं, इक्वल टू भी चलेगा, हाफ या मेजॉरिटी, 50% और मोर देन इक्वल टू 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या तो प्रेफरेंस या तो इक्विटी, दोनों is singly or aggregately held by one or more citizen of India, one or more companies या body corporate incorporated in India, या फिर इन दोनों का कोई भी मिक्सचर, मतलब इंडिया के लोग अगर होल्ड करते हैं, मेजोरिटी है, then that company shall comply with the provisions of this chapter with respect to its Indian business as if it were a company incorporated in India. ठीक है। अच्छा, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो फॉरेन पाकिस्तान में जाके एक कंपनी सेटअप किया और पूरा बिजनेस पाकिस्तान में हो रहा है, सिर्फ उसका ओनर जो है वो इंडियन है, तो फॉरेन कंपनी होगा क्या? नहीं, वो फॉरेन कंपनी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में ना ही पीओबी है, ना ही इंडिया में कोई बिजनेस है। अच्छा, कोई कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया में बिजनेस कर रहा है, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन उसका सारा शेयर होल्डर्स फॉरेन नेशनल्स है, तो फॉरेन कंपनी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो गया ना, तो फिर फॉरेन कंपनी हुआ ही नहीं। अच्छा, सेक्शन 380, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा टू बी डिलीवर्ड टू द आरओसी बाय फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या क्या आरओसी को कच्चा चिट्टा पट्टा देगा? ये सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स आरओसी को देगा फॉरेन कंपनी विद इन 30 days ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, पीओबी इन इंडिया, विल डिलीवर टू द आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सारा डॉक्यूमेंट्स देगा। इसका एक्रोनिम है CARPDC, कार PDC, पोस्ट डेटेड चेक, कार PDC। अच्छा, इसमें ए के बगल में 2 है, कार में ए का 2 पॉइंट है, कार PDC। सी से चार्टर, सर्टिफाइड चार्टर डॉक्यूमेंट, सर्टिफाइड चार्टर डॉक्यूमेंट्स, उसका MOA, उसका AOA, या उसका कोई भी अदर, उसका कोई इंस्टीट्यूशन डिफाइन करता हुआ कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, उसका कंस्टिट्यूशन डिफाइन करता हुआ कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई और लैंग्वेज में है तो उसको ट्रांसलेट करो। ठीक है। फिर ए से एड्रेस है, दो एड्रेस है, फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ कंपनी नॉट इन इंडिया, या फिर फुल एड्रेस ऑफ कंपनी डीम टू बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो इंडिया में वो हो, और इंडिया के बाहर का जो वो हो। CAR, आर से है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का नाम और एड्रेस, और जहाँ पे उसको नोटिस एक्सेप्ट करेगा या नोटिस सर्व करेंगे, डॉक्यूमेंट सर्व करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। PDC, पी बोले तो प्लेस ऑफ बिजनेस का पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ दी ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और कोई पुराना ओकेजन्स पे ऐसा कोई भी चालू बंद इससे पहले भी कभी हुआ है तो फिर वो सब भी। डी बोले तो डायरेक्टर्स, लिस्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एंड ऑल सेक्रेटरीज ऑफ द कंपनी, और उस लिस्ट में जो डायरेक्टर्स का लिस्ट रहेगा या सेक्रेटरीज का लिस्ट रहेगा, उसमें नाम, एड्रेस, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन, दिन, सब कुछ। PDC, सी बोले तो कन्विक्टेड, ऐसा कोई डिक्लेरेशन कि नन ऑफ द डायरेक्टर्स या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स वर एवर कन्विक्टेड या फिर बार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन इंडिया या अब्रॉड। ठीक है। और फिर एक अदर प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट भी है इसमें। ठीक है। जो अदर प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन है उसमें ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है ऊपर का जो भी है वो एक फॉर्म में भरा जाएगा, फॉर्म का नाम होगा FC1, फॉरेन कंपनी 1, FC1। ये सारा फॉर्म में भरा जाएगा। अगर ये फॉर्म में कोई भी चेंजेस हो तो 30 दिन के अंदर ROC को बताएंगे, FC2 में, फॉर्म FC2 में। अच्छा, ये जो भी एप्लीकेशन हो रहेगा, दैट शैल बी सपोर्टेड विद एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ RBI अंडर FEMA एंड अप्रूवल ऑफ द अदर रेगुलेटर्स इफ रिक्वायर्ड, या फिर और declaration from the authorized representative that no approval is required. अच्छा, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी ceases to have a place of business in India, it shall forthwith give notice to the ROC कि इस डेट से, इस फलाने डेट से ऐसा ये वाला मेरा जो POB है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो अब नहीं रहा। और उसके बाद जो भी ऑब्लिगेशन है, जो भी ये सब डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है, वो सब हो जाएगा ROC के पास, जो भी डॉक्यूमेंट देना है FC1 वाला वे। और उसके बाद कि मेरा कोई POB नहीं बचा, तो फिर वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा फॉरेन कंपनी भी। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 381, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। जो फॉरेन कंपनी है उसका अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगा। कोई भी फॉरेन कंपनी हर कैलेंडर ईयर के लिए बैलेंस शीट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, फॉर्म का नाम है FC3।
बनाएगा, उसका जो भी पर्टिकुलर्स एनेक्चर बनाएगा और उसका जो भी है आरओसी को डिलीवर करेगा एक कॉपी, किसकी, कैलेंडर ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सबसेक्शन में, ठीक है। और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको एग्जाम्प्ट कर सकता है ऐसा पॉइंट करने से। अगर वो इंग्लिश में नहीं बनाते हैं तो फिर उसको सर्टिफाइड ट्रांसलेशन के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया जाएगा। अलॉन्ग विद द अबव डॉक्यूमेंट्स फॉरेन कंपनी टू सेंड टू द आरओसी अ लिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल लिस्ट ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस पीओबी, लिस्ट ऑफ द पीओबी इन इंडिया एज ऑन बैलेंस शीट डेट, एज ऑन बैलेंस शीट डेट, ठीक है। इसके बाद रूल्स में एक अलग से लिख दिया है कि फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, रूल्स में लिखा हुआ है फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर फॉरेन कंपनी टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इट्स इंडियन बिजनेस एज पर शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3 एंड एज पर चैप्टर 9 जो अकाउंट्स वाला चैप्टर है वो भी, और वो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है एज पर चैप्टर 9 ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज के हिसाब से वो भी एनेक्स किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट कंपनी, पेरेंट फॉरेन कंपनी भी है तो अगर कंसोलिडेट करा तो वो भी जमा किया जाएगा। ये सब भी अगर कुछ इंग्लिश में नहीं है तो फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा जाएगा, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कराया जाएगा। अच्छा, ये इसके साथ क्या क्या और एनेक्स करेंगे, ये रूल्स वाला में जो लिखा हुआ है अलॉन्ग विद फाइनेंशियल ईयर वाला में, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट ऑफ any repatriation of profit or statement of any transfer of funds including dividend, statement of any related party transaction, repatriation of profit और transfer of funds including dividend, ठीक है। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका टाइम लिमिट कब तक जमा करना है वो सब आरओसी के पास जमा करा देना है विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फिनेंशियल ईयर, और अगर आरओसी चाहे तो उसका 3 महीने का टाइम बढ़ा सकता है। अच्छा, ये जो भी बुक्स होगा इंडियन बिजनेस का उसको इंडियन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर उसका फर्म ऑडिट करेगा, और जो भी ऑडिट वाला चैप्टर का सेक्शन है वो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इसके बाद इसी के रिलेटेड दो ठो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है कि जो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन होगा फॉरेन लैंग्वेज से इंग्लिश में वो कौन ऑथेंटिकेट करेगा। दो जन ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, पहला कोई हाई कोर्ट में अपियर करने वाला एडवोकेट, अटॉर्नी या प्लीडर जिसके पास पावर हो हाई कोर्ट में अपियर करने का, एडवोकेट, अटॉर्नी या प्लीडर, या फिर कोई भी ऐसा बंदा इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड जो कंपिटेंट पर्सन हो, एनी कंपिटेंट पर्सन हैविंग इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड एक एफिडेविट दे दे जिसके पास एडुकेट नॉलेज हो दोनों लैंग्वेज का, इंग्लिश का भी और वो फॉरेन लैंग्वेज का भी, जिसके पास एडिक्वेट नॉलेज हो एफिडेविट दे दे तो वो भी चलेगा। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। एक और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है FC4 के बारे में। FC1 हो गया आपका क्या क्या जो देना है ना, कार PDC सबसे पहले क्या देना है आप लोगों को, फिर FC2 में उसका कोई चेंजेस, फिर FC3 में कैलेंडर वाला जो भी था वो सब, और फिर FC4 में क्या रहेगा, FC4 में रहेगा एनुअल रिटर्न, और वो जमा दे देना है फ्रॉम 60 days फ्रॉम द लास्ट ऑफ डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आरओसी के पास जमा दे देना है। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 382, डिस्प्ले ऑफ द नेम ऑफ द फॉरेन कंपनीज। एवरी फॉरेन कंपनी शैल अपना नाम डिस्प्ले करना होगा, कहाँ कहाँ पे, अपना ऑफिस, हर ऑफिस में और हर प्रिंसिपल, हर प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर, हर ऑफिस के बाहर और हर प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर, हर बिजनेस लेटर में, हर बिल हेड में, हर लेटर पेपर में, हर नोटिस और अदर पब्लिकेशंस में क्या पब्लिश करना होगा, अपना नाम, अपना जिस कंट्री से आप इनकॉर्पोरेटेड हो उस कंट्री में, और अगर उसमें आप लाइबिलिटी, उसमें अगर आपका मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है तो ये चीज़ भी, और क्या उसका में नाम, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स पे भी ये सब चीज़ पब्लिश किया जाएगा, और किस लैंग्वेज में पब्लिश किया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में, और उस लोकल लैंग्वेज में जिस लोकल लैंग्वेज में सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में तो मराठी, बंगाल में तो बंगाली, वो सब, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ इंग्लिश में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 383, सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी। कोई भी नोटिस या अदर डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर किया जा रहा है कि हम लोग को सर्व, हम लोग मतलब सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या ट्राइब्यूनल को या आरओसी को सर्व करना है फॉरेन कंपनी पे, तब ये डीम्ड टू बी सफिशिएंटली सर्व्ड माना जाएगा अगर वो हम लोग उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस में भेज दिए। हम लोग दिए थे ना 380 का डॉक्यूमेंट्स में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस और नाम, उसमें अगर उसको भेज दिए या फिर उस बाई पोस्ट या बाई ईमेल कोई भी अगर एड्रेस में भेज दिए तो। सेक्शन 384,
डिबेंचर्स या एनुअल रिटर्न या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस या बुक्स एंड अकाउंट्स या उसका इंस्पेक्शन, ये जो भी ये सबसे रिलेटेड सेक्शन है वो सब भी फॉरेन कंपनी पे म्यूटांडिस म्यूटांडिस अप्लाई हो जाएगा। क्या क्या? डिबेंचर 71 वाला, एनुअल रिटर्न और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला 92 135, या फिर बुक्स एंड अकाउंट्स 128 वाला, या तो पूरा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का चैप्टर 6, या तो पूरा इंस्पेक्शन इंक्वायरी का चैप्टर 14। ये सब एप्लीकेबल हो जाएगा फॉरेन कंपनी पे। सेक्शन 386 में कोई भी फी पेबल होगा आरओसी का तो वो पे किया दे जाएगा एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन 386 में है कि सर्टिफाइड का मतलब वही ट्रू एंड कॉपी और करेक्ट ट्रांसलेशन के साथ। डायरेक्टर का मतलब फॉरेन कंपनी का कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास डायरेक्टर जैसा पावर हो, या फिर जिसका कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का में हो, या फिर जो एकस्टम टू एक्ट एज पर देयर मैनेजिंग जो भी है वो सब। अच्छा, प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस शैल इंक्लूड शेयर ट्रांसफर ऑफिस एंड शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। सेक्शन 387, 388 और 389 ये प्रोस्पेक्टस रिलेटेड है और ये एप्लीकेबल है फॉर एनी कंपनीज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। ज़रूरी नहीं है कि वो फॉरेन कंपनी हो, मतलब पीओबी या फिर कोई भी इंडियन बिजनेस हो, अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। 387 में है कि अगर कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करना चाह रहा है तो दे शैल नॉट इशू एनी प्रोस्पेक्टस विदाउट it being dated and signed and containing the following particulars। वो प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए और उसमें ये सब पर्टिकुलर्स होना चाहिए कि अगर एम ओ ए ओ या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, या फिर कोई इनैक्टमेंट, या फिर कोई प्रोविजंस अंडर विच द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, या एड्रेस कंपनी का जहाँ पे अगर कोई इंग्लिश में है तो फिर वो ट्रांसलेट किया हुआ गया हुआ एड्रेस प्रॉपर उसके साथ, डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वेदर द कंपनी हैज़ एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इफ सो द एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये सब चीज़ प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। और अगर कोई मैटर है अंडर सेक्शन 26 तो वो भी प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। अच्छा, ये जो एड्रेस वाला और इंस्ट्रूमेंट इनैक्टिंग डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई ऐसा हो, ये सब ज़रूरी नहीं है। अगर 2 साल से ज़्यादा हो चुका हो कंपनी को बिजनेस कमेंस किए गया हो तो, नया नया ताज़ा ताज़ा कंपनी हो तो अलग बात है, नहीं तो फिर नहीं देना ज़रूरत है। अच्छा, ये जो भी कंप्लायंस मेंशन्ड है वो कोई भी ग्राउंड्स में वेव ऑफ नहीं होगा। अच्छा, फॉर्म बाई कंपनी फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आउटसाइड इंडिया शैल बी इशूड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। Such application is issued with prospectus and such issue does not contravene provisions of section 388, मतलब experts consultation। ये जो भी है एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ ये तभी इशू किया जाएगा जब एप्लीकेशन जो है वो प्रोस्पेक्टस पहले से बना के दिए दे रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन मांगते समय ही, और कोई भी हम लोग 388 का प्रोविजन नहीं अंडर वायलेट कर रहे हैं तो। अच्छा, हम लोग अंडर राइटर को पहले दे सकते हैं, बस ये अलग से लिखा हुआ है। और ये जो है ये सेक्शन नहीं एप्लीकेबल होगा अगर प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर्स, या फिर यूनिफॉर्म है कोई हम लोग का प्रीवियस इशू एंड लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उससे तहत अगर ये यूनिफॉर्म है उससे तो भी नहीं लगेगा ये पूरा सेक्शन। ठीक है, अब 388 में जो लिखा हुआ था वो क्या है कि प्रोविजंस एज टू एक्सपर्ट्स कंसेंट एंड अलॉटमेंट। अगर पूरा प्रोस्पेक्टस में कहीं भी कोई एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है तो कोई भी प्रोस्पेक्टस कोई भी ऑफर नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई भी सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए ऐसा कोई भी सर्कुलेट नहीं कर किया जाएगा अनलेस expert has given a written consent to issue and has not withdrawn बिफोर डिलीवरी ऑफ सच प्रोस्पेक्टस, कि अपना जो भी रिटर्न कंसेंट दिया वो विड्रॉ नहीं कर दिया, और एक स्टेटमेंट भी जाएगा कि एक्सपर्ट दे दिया कंसेंट और विड्रॉ भी नहीं किया। ठीक है, एक स्टेटमेंट shall be deemed to be included in a prospectus, कोई भी ऐसा statement shall be deemed to be included in prospectus if it is contained in any report या memorandum appearing on the face and और by any reference incorporate thereon। अगर कहीं और से भी हम लोग ऐसा रेफरेंस ला दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट है तो ठीक है मान लिया जाएगा हाँ प्रोस्पेक्टस के अंदर है वो। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के रिलेशन में लास्ट सेक्शन 389 रजिस्ट्रेशन। कोई भी प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट करने से पहले प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है,
तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, कि कैसे कराना होगा, कि उसका एक सर्टिफाइड कॉपी आरओसी को भेज देना है। सर्टिफाई कौन करेगा? चेयरपर्सन एंड 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में का फेस पे लिखा होना चाहिए दैट अ कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड टू द आरओसी। कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट टू इशू प्रोस्पेक्टस भी अटैच होना चाहिए, जो पहले पढ़े। और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है? फिर से एक्सपर्ट का कंसेंट है, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या मेमोरेंडम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर या एमडी है, कॉपी ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स इन द लास्ट 2 years नॉट इन द ऑर्डर कोर्स ऑफ बिजनेस है, कॉपी ऑफ अंडरराइटिंग स्टेटमेंट है, या कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी है अगर प्रोस्पेक्टस साइन किया गया थ्रू ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द डायरेक्टर्स के थ्रू। सेक्शन 390 आईडीआर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बना सकता है इन रिलेशन टू प्रोसीजर, डिस्क्लोजर एंड मैनर ऑफ डीलिंग विद आईडीआर्स। अच्छा, कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है उसको मानना पड़ेगा वो सब जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉज है, कोई भी सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस है या फिर आरबीआई डायरेक्शंस है फॉर इश्यू ऑफ आइडियाज, वो सब मानना होगा। अच्छा, सेक्शन 391 प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 34 to 36 ऑफ चैप्टर वाइंडिंग अप शैल अप्लाई टू द फॉरेन कंपनी। ठीक है, सेक्शन 392 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन वाला हो गए सेक्शन का, तो क्या क्या उसका पनिशमेंट होगा? कंपनी के ऊपर 1 लाख से 3 लाख प्लस 50,000 रुपीज़ पर डे फॉर एनी एडिशनल फाइन। 50,000 रुपीज़ पर डे, 1 लाख से 3 लाख प्लस 50,000 पर डे। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25,000 से लेके 5 लाख, उधर 1 से 3, इधर 25 से 5, 1 से 3, 25 से 5, और इसमें ना ही कोई एडिशनल डे और जेल दोनों में नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 393, कि अगर कंपनी फेलियर कर जाता है टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर दैट शेल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी और द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय सच कंपनी एंड इट्स लायबिलिटी टू बी सूड। कंपनी का कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या उसका लायबिलिटी टू बी सूड ऐसे नहीं जाएगा। लेकिन कंपनी अगर फेल कर जाता है तो कंपनी के पास हक नहीं रहेगा। कंपनी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ब्रिंग एनी सूट या फिर एनी क्लेम या एनी सेट ऑफ या फिर मेक एनी काउंटर क्लेम और इंस्टीट्यूट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग या ट्रांजैक्शन अंटिल द कंपनी हैज कंपाइल्ड विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। कंपनी पे कोई केस कर सकता है, कंपनी किसी पे केस नहीं कर पाएगा कंपनी फेलियर टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसके बाद लास्ट सेक्शन है सेक्शन 393 ए, एग्जेम्पशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कोई भी एग्जेम्प्ट कर सकता है कोई भी फॉरेन कंपनी को या कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को, वेदर नॉट इट इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा, ये जो भी नोटिफिकेशन रहेगा दैट शुड बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चैप्टर ओवर।